जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म के बारे में कि इसे कैसे फिल किया जाएगा। तो पूरी जानकारी देंगे यहाँ पे, अगर स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो बेहतरीन तरीके से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी एट अ ग्लैंस। 18,000 आपकी पे रहने वाली है इनिशियली। अब हम बात कर लेते हैं, इसकी जो डेट स्टार्ट हुई है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हुई है और आपका क्लोजिंग 22 फरवरी के लिए हो जाएगा। एप्लीकेशन का डेट क्लोज हो जाएगा और पेमेंट की लास्ट डेट 23 फरवरी रहने वाली है। और अगर हम बात करें, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जो आपकी करेक्शन की डेट रहने वाली है वो आपकी 25 फरवरी रहने वाली है। 25 फरवरी में आपको 25 से लेकर के 6 तक का आपको करेक्शन का विंडो खुल जाएगा। वहाँ पे आप लोग अपना मतलब करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताई जो आपकी एज रहने वाली है वो आपकी 18 से 36 रहने वाली है। और हम वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो 32,000 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन के बाद हम डायरेक्ट आते हैं साइट पे, इसकी रेलवे की ऑफिशियल साइट पे आएंगे। और दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें। एक तो हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने रेलवे में पहले से फॉर्म डाल रखा होगा तो उनका पहले ही से अकाउंट क्रिएट होगा, तो इस उस सिचुएशन में आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, दोनों हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी हम लोग करते हैं ऑलरेडी हैव अ अकाउंट। हमारे पास पहले ही से एक अकाउंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैं दोनों बताऊंगा आपके लिए इसी वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे। आईडी में ईमेल या फिर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन इसमें कर सकते हैं। और अगर आपका नया अकाउंट खोलना है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एंड क्रिएट एन अकाउंट के बाद में आप लोग क्रिएट करेंगे अकाउंट, जैसे मैंने आपको दिखाया। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में भी आपको डिटेल फिल मतलब करनी होंगी, और अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके लिए ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, हमारे लिए लिखा हुआ है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप इंडिया के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इंडिया फिल कर देंगे। अब हमारी बात आ जाती है आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें इंडिया फिल कर देना, और तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, फुल नेम है और वही नाम आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया अपना कंट्री का नाम, और जो भी आपकी कंट्री है तो कंट्री ऑब्वियसली इंडिया ही होगी, और दूसरी कंट्री से तो नहीं फिल कर रहे होंगे। पर्सनल डिटेल में आपका नाम डाल देंगे, दोबारा से अपना फुल नेम डाल देंगे। एंड हैव यू चेंज योर नेम, आपने अपना नाम तो चेंज नहीं किया होगा, ये तो सामान्य सी बात है, तो आप नो यहाँ पे भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और री एंटर करेंगे। दोबारा इसलिए डालते हैं क्योंकि आपका गलत फिल ना हो जाए फॉर्म। मेल जेंडर डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, मदर नेम डाल दिया। ईमेल एड्रेस आप अपना ध्यान से भरेंगे, और उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ईमेल को वही फिल करें जो आपके पास है, और वही ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ओटीपी आएगा, उसे भी डाल देना है। आधार नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके आधार का नंबर जो है वो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, तो उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद में आप आधार ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। और ये आई हैव आई वाले जो ऑप्शन है इस पे आपको टिक का मतलब कर देना है, उसके बाद में आप आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट के लिए आधार के बारे में बोल रखा है कि भैया आधार कार्ड आपका जो है अगर नहीं है तो आपको क्या करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना एक पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड में आपके लिए अल्फाबेटिकली लेटर होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, और स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डालना है, जैसे नीरज लिखा हुआ है तो नीरज @123 ऐसे पासवर्ड डाल देंगे तो आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। एंड आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास में जो अकाउंट है वो आपका ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में हमारे लिए क्या करना है, अब जो अकाउंट आपका क्रिएट हुआ है, जिस मोबाइल नंबर और आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया है, यही आपके लिए अब लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब इसी अकाउंट के लिए हमें लॉगिन करना है, जो हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया है वही पासवर्ड डालना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे लिए हमारा जो अकाउंट है वो आपका प्रॉपरली खुल जाएगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद में आप अपनी मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के और आप अपना आगे प्रोसीड करके भी काम कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं अपना, मान लीजिए पहले से आपने कोई रेलवे का फॉर्म फिल किया था बट आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप पासवर्ड ऐसे भी फॉरगेट करके
दोबारा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो बात आपकी जो पासवर्ड वाली थी वो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको आ गई होगी समझ में। यहाँ पे आपके आधार पे एक ओटीपी जाएगा, मतलब आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार से अटैच होगा उसी पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में ये आधार वेरिफिकेशन के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पे आप आधार वाला जो ओटीपी है वो आप अपना फिल कर दीजिएगा। पहले आपको क्लिक मतलब करना पड़ेगा जनरेट द आधार ओटीपी, देन आपके मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी पहुंच जाएगा और यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे, टिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसके थोड़े से आगे देखना स्टार्ट करेंगे भी आगे की आपकी प्रोसेस क्या रहने वाली है दोस्तों। आधार कार्ड आपका वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर ये आधार कार्ड आपका वेरीफाई नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ जाएगी। हमने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है, अब हम एप्लीकेशन के फॉर्म पे आ जाएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करके फिल करना है। अब हम लोग एप्लीकेशन की हिस्ट्री नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको दो फॉर्म दिखाई देंगे। रेलवे ने अभी दो फॉर्म निकाले हुए हैं, एक तो टीजीटी पीजीटी टीचर्स के लिए निकाला है जो आप सेकंड वाला देख पा रहे हैं, वेरियस पोस्ट फॉर द मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ये आपकी टीजीटी पीजीटी की है, इससे आपको कोई काम नहीं है। ग्रुप डी वाले केवल ये वाली देखेंगे, लेवल फर्स्ट वाली। ठीक है, आरआरबी ऊपर लिखा हुआ है, सेलेक्ट द आरआरबी ऑफ द वाइसियो टू अप्लाई। आप कौन सी आरआरबी में इससे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप टिक कर दें एंड आप नेक्स्ट का कॉलम क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके लिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है और आप लोग एक बार कंट्रोल आर या फिर आप रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से वाले आरआरबी में आपको फॉर्म डालना है, मतलब कौन से जोन से आपको फॉर्म डालना है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज आपको ये लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं, आपकी पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी दे रखी है तो किस पोस्ट को आप पहले डालना मतलब पसंद करेंगे तो उसके बारे में आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके असिस्टेंट SNT लिखा हुआ है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज है, इसमें आपके लिए SC ST OBC UR EWS टोटल वैकेंसी आपके लिए एक्स सर्विसमैन सभी लोगों के लिए दे रखी हैं। तो यहाँ पे आराम से आप लोग चिंता ना करें, आराम से ये वाला नोटिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे इसलिए क्रॉप करके लगा दिया है कि यहाँ से आप लोग देख लें आराम से कि कौन सी पोस्ट जो है उसमें कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है, तो उसको आप उसी के अकॉर्डिंग भरना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। उस जोन के अकॉर्डिंग अगर आप भरते हैं तो आपका जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसमें सेलेक्ट होने के, क्योंकि किसी किसी जोन में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है और किसी में ठीक ठाक हैं, तो इसीलिए आप इसे अप्लाई मतलब इसे आप क्लिक कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे। अब आप कहाँ से भरना चाहते हैं ये फॉर्म, ये भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप जैसे मैंने सिकंदराबाद से यहाँ पे मतलब सेलेक्ट किया है, अगर आप अपने जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी हैं आप वहाँ से इस फॉर्म को क्लिक करके भर सकते हैं और उसके बाद में जो आपने डेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वही डेटा यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन नाम वगैरह था, पिताजी का नाम था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैच होके आ जाती हैं। सबसे पहले अब हम ये यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा दोस्तों, पर्सनल डिटेल, उसके बाद में अदर डिटेल, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड पिक्चर्स एंड प्रेफरेंस प्रीव्यूज लास्ट में देखा जाएगा। तो हम पर्सनल डिटेल के लिए जैसे मैरिड है, अनमैरिड है, रिलीजन आपका हिंदू है या जो भी है आप अपना डाल सकते हैं, मदर टंग आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर लैंग्वेज की बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी हैं, तो हमारी जो है अगर किसी की हिंदी है हिंदी डाल देगा, गुजराती इंग्लिश जैसी भी होगी वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेगा। इसमें कोई ऐसी एग्जामिनेशन की बात पूछ रखी है तो कोई एग्जामिनेशन आपको इंग्लिश में तो मिलने ही वाला है, प्लस आप जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम आप किस में चाहते हैं, जो CBT आपका होने वाला है वो जैसे मैंने यहाँ हिंदी फिल किया है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मार्क्स डाल दिया, परमानेंट विजिबल मार्क्स आइडेंटिफाई कहाँ पे क्या मार्क्स है वो डाल देना है और कम्युनिटी डिटेल आपके लिए यहाँ पे डाल देना। कम्युनिटी UR जैसे जनरल हैं, UR ST SC या फिर OBC जो भी आप हैं यहाँ पे EWS वो अपना फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर का। मतलब है आपको सीधे सीधे इन्होंने बोल रखा है कि आपके लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि अगर आपको आरक्षण मिल पाना है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, उसकी जारी करने की तिथि आ जाएगी, उसको किसने जारी किया है ये भी हमें बताना पड़ता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर ऑब्वियसली सी बात है, रेवेन्यू जो ऑफिसर होते हैं वही इसे इशू करते हैं आपके लिए, ये जो कि आपके तहसील में होते हैं ना। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये हमने OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए ही फ़ायदा मिलता है, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर डालना है और यहाँ पे आपके लिए डाल देना नेम ऑफ द कास्ट, अपनी कास्ट डाल देनी है और अथॉरिटी का नाम डालना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का
नाम डाल देना है। एंड उसके बाद में आपके लिए किस डेट को, जैसे लिखा हुआ है कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, तो डेट ऑफ इशू किस डेट के लिए इशू हुआ है ये भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैं अभी फिल कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब कम्युनिटी से फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिल कर दिया अपना एससी शेड्यूल कास्ट फिल कर दिया यहाँ पे। और नेम ऑफ द कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ऊपर फिल करने के बाद अब उसका हमें कास्ट का नाम देने के बाद में उसका नंबर भी दोस्तों देना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा यहाँ पे कि किस डेट के लिए हमने इसे इशू करवाया है या हमारे पास ये आया है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन है मैंने बताया था आपके लिए, रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं मोस्टली लेखपाल से आपके तहसीलदार से के इक्वल लगभग मान लीजिएगा, तो वो होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग और इसके नीचे आते हैं, ये आपका अगला वाला आने वाला है, ये रहा रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से छोटा ना हो ये बोल रखा है यहाँ पे। तो ये से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। एंड स्टेट आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, इशूइंग स्टेट किस स्टेट से आपका इशू हुआ है। और आपके लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की डेट वगैरह है इसे लिख देना है और आगे यस कर देना है, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन का नाम डाल देंगे जो भी आपकी नियरेस्ट होगी। अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे बेहतरीन सी पिक्चर क्लिक करके जो 500 KB से ज़्यादा ना हो उसे आप अपने PDF फॉर्म में इसे अपलोड करेंगे दोस्तों। इसका जो आपका फ़ोटो है वो बहुत ही क्लियर आना चाहिए, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पे जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, उसके नीचे आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है एड्रेस के बारे में। जैसे मैं एड्रेस फिल कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे मैंने स्टेट डाल दिया अपना, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया अपना, एंड स्टेट फिर से मांग रहा है। तो वो दोबारा इसलिए मांगता है क्योंकि आप बिल्कुल राइट भरे हैं, तो इसीलिए ये दोनों बार आपसे मांगा जाता है चीज़ें। तो परमानेंट एड्रेस आपका और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक, आप नीचे जो लिखा है कॉलम वहाँ पे टिक कर देंगे तो दोनों आपके एड्रेस सेम फिल हो जाएंगे। पर्सनल डिटेल पे आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तब आपके लिए फिल करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, किसी में आपने काम नहीं किया, आर्मी वगैरह या रेलवे इससे पहले कहीं काम किया हुआ है सरकारी, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्तों को किसी को भी काम होगा जो रेलवे ग्रुप डी में आ रहा है। तो दोस्तों इससे पहले मुझे लगता है आर्मी वगैरह छोड़ के नहीं आया होगा। अगर आया भी है किसी कारण तो आप अपनी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे देने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे ये एक कॉलम है आपके लिए दिखाई दे रहा है EVC, तो जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होता है ये आपके हमारे यूपी या बिहार में नहीं होता, यहाँ पे OBC चलता है मोस्टली। तो ये दूसरे स्टेटों के लिए है, बहुत ज़्यादा इसका कोई माने नहीं है, तो इसे यहाँ पे नो भी आप कर सकते हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात बोल रखी है जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई, ये एक्स सर्विसमैन के लिए हम डिटेल्स फिल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो उसे डायरेक्ट नो कर देंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यूज्ड टू ये दे रखा प्रोड्यूस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिस अथॉरिटी को आप छोड़ के आए हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। एंड आपको जो कैटेगरी है वो भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले आप कहाँ रहे थे, किस जॉब में रहे थे, कैसा क्या था, उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन हम लोग थोड़े से आगे आएंगे और आगे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते होंगे, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपके लिए। एंड उसके बाद में सबसे मेन जो चीज़ आने वाली है आपके लिए यहाँ पे दोस्तों, डिटेल्स ऑफ द कोर्स कंप्लीट एक्ट और अप्रेंटिस लिखा हुआ है, इसमें भी आपको कोई खास चीज़ें नहीं फिल करनी है, यहाँ पे आपको नो कर देना है कोर्स कंप्लीट एक्ट, क्योंकि ये आपका है ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई एक्स सर्विसमैन का काम नहीं किया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। अगर किया है तो आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। बैंक की डिटेल आप अपनी ही दें, अगर कैफ़े से भी फॉर्म फिल करवा रहे हैं, क्योंकि आपका जो 400 रुपये फ़ीस है वो वापस आने वाली है जब आप CBT एग्ज़ाम को देंगे, तो इसीलिए जो बैंक की डिटेल है वो दोस्तों अपनी ही देना, कैफ़े वाले की बिल्कुल फिल मत करवाना, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 400 रुपये जो वापस आएंगे आपके, वो आपके खाते में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया बैंक की डिटेल आपकी बिल्कुल परफेक्टली जानी चाहिए। एंड उसके बाद में हम लोग बात करने वाले क्वालिफिकेशन की दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन आपका, आप ऑलरेडी इस बात को जानते ही हैं कि क्वालिफिकेशन आपका ITI या फिर 10th या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ITI है तो ITI, एंड उसके बाद में आप ITI में किस ट्रेड से रहे हैं वो ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टेट थी, डिस्ट्रिक्ट थी, एंड और आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जहाँ से आपने ITI की है, एंड किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, नेशनल है या किस टाइप का है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। एंड क्वालिफिकेशन आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं आराम से। तो ये वाली बात मैंने बता दी। अगर आपके पास ITI है तो बहुत सारे दोस्तों के पास में मेरे ITI भी हो सकता है, और मोस्टली जो दोस्त हैं वो मुझे लगता है कि 10th के बिहाफ पे इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 10th या ITI के बिहाफ पे तो कोई मार्क्स या जजमेंट आपको नहीं होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए एक एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इसे आप लोग भरने के बाद में इसे ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट कॉर्नर में देख पा रहे हैं, ऐड करने के बाद में आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक मतलब कर देंगे तो आप अगली इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को क्वालिफिकेशन के लिए, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करके आप उन क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपके लिए, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको भरने के बाद में हम लोग थोड़े से आगे आ जाएंगे, और आगे आने के बाद में हमारे लिए लगानी पड़ेगी पिक्चर, अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी। एंड फोटो के बाद में फ़ोटो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, नीचे जैसे दे रखा है यहाँ पे फ़ोटो का, और इस टाइप की आपकी चश्मे वश्मे लगा के, टोपी लगा के, छपरियों की तरह नहीं आपको करना है, या फिर आपके सिर के बाल कट रहे हैं, कान कट रहा है, या फिर चश्मा लगा लिया है, छज्जा नीचे कर लिया है बालों का, बैकग्राउंड बहुत उल्टा सीधा कर लिया, ये सब नहीं करना है। आपके पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और बिल्कुल जो नीचे फोटो आप देख पा रहे हैं ग्रीन टिक है, इसकी तरह फोटो होना चाहिए। एंड फोटो को तभी अपलोड होगा और वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सभी दोस्तों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फोटो की ब्रेथ और लेंथ दे रखी है, JPEG फॉर्म में आपका फोटो होना चाहिए दोस्तों, और फोटो की आपको कितना आकार रखना है ये भी आपको बता रखा है। एंड सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा वो भी आपके लिए बता रखा है। यहाँ पे 30 KB से 50 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का साइन मतलब वो रहेगा, और 50 से 100 KB आप फोटो का अपना साइज रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपका MB का मतलब KB का नहीं होना चाहिए, और इससे ज़्यादा KB का होगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, एंड साइन भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम सेव पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे जाने के बाद में दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग सेलेक्ट RRB, आप अपना यहाँ पे, जैसे मैंने सिकंदराबाद सेलेक्ट कर लिया है, आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जोन आपको सेलेक्ट करना है कि पहला आप कौन सा जोन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब किस पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी पोस्टें दे रखी हैं वो सारी पोस्टों को जब आप क्लिक मतलब करेंगे तो राइट में जो खाली कॉलम है इसमें ये सारी पोस्टें आती जाएंगी, उसी लाइन में जिस लाइन में आपने पहले जिस चीज़ को प्रेफरेंस दिया है। अब लोग आप देखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 13 जो है आपकी वो आपके प्रेफरेंस हैं। तो 13 में से मैं पहला प्रेफरेंस किसको दूंगा, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सिकंदराबाद के लिए कि भाई साउथ सेंट्रल रेलवे में कौन कौन सी आपकी जो ये आपकी पोस्ट हैं और उसमें कितनी वैकेंसी हैं, उस हिसाब से मैं इन पे मतलब प्रेफरेंस दूंगा कि इसको मुझे पहले रखना है या इसको बाद में रखना है, तो उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे असिस्टेंट लोको सैड डीजल है, इसके लिए कैसे रखना है, तो मुझे यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसे अरेंज कर लूँगा। तो उसके बाद में जितनी भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हैं वो सारी की सारी आपको राइट साइड में दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्समैन की भी अच्छी होती है, वहाँ पे झंडी वगैरह दिखानी पड़ती हैं। एंड ट्रैकमैन की भी, भाई देखो अगर आप ग्रुप डी में आए हैं तो इतना तो जानते ही हैं, ग्रुप डी की यही जॉब जो है वो बहुत मेहनत वाली होती है ना। तो हमारे लिए अगर मेहनत ही करनी है, अगर हमें सरकारी जॉब लेनी है तो मेहनत अभी हम कर लेते हैं, बाद की बाद में देखा जाएगा। फिलहाल हमें ये जॉब लेनी है मेरे दोस्तों। तो फॉर्म को आप ऐसे फिल करें, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपके लिए बहुत सोच समझ के ही फिल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपने ठीक नहीं फिल किया तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने ये दिखाया है आपके लिए कि रेलवे वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर द ऑल नोटिफाइड पोस्ट, तो यहाँ पे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो पोस्ट है उनको बेहतरीन तरीके से देखने के बाद ही भरें, उससे पहले आप जल्दबाजी ना करें। आपके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब जैसे पहला दूसरा तीसरा ये मैंने प्रेफरेंस में अपने हिसाब से भर रहा हूँ, और इनको आप काट भी सकते हैं। अगर आपने पहले जैसे कोई सा दूसरा प्रेफरेंस भर दिया है एंड बाद में आप कोई और सा भर रहे हैं तो आप इसे काट सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और आप 14 के 14 भी पोस्ट सारे के सारे भर सकते हैं। इधर से लेफ्ट हैंड से सब खाली हो जाएंगे, राइट हैंड पे सब आ जाएंगे नंबर वाइज जो आपने जिस हिसाब से भरे होंगे। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे
तीनों पे टिक कर देंगे, पहले वाले पे, और उसके बाद प्लेस डाल देंगे। प्लेस डालने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, हमारा एप्लीकेशन ऐसे खुल के आ जाएगा कि भाई आपका एप्लीकेशन जो है वो इस प्रकार का आपका दे रखा है। ठीक है, फोटो वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लो। चेक करने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग बिना गलती करे पहले ही चेक कर लो दोस्तों। ये एडिट हो सकता है वी फॉर्म, ठीक है, एडिट होगा और बाद में भाई आपका एडिट नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए पहले पूरा चेक कर लो बढ़िया करके, उसके बाद अगर कुछ लग रहा है तो एडिट कर लो, नहीं लग रहा है तो देखो आपकी जैसे मैंने बताई थी वही आपकी फरवरी में जाकर के करेक्शन की डेट आएगी, तो उससे अच्छा है पहले ही आप लोग देख करके और फिर फाइनल सबमिट करो जैसे मैंने अभी किया है। और फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके पास में फीस का ऑप्शन आ रहा है। भैया देखो ये एससी वालों के लिए हमारा 250 फीस जाएगा, अगर हम बात करें ओबीसी या फिर आपका यूआर के लिए उनकी 500 जाएगी, तो सबकी अलग अलग है। आप फीस के लिए भाई देखो कार्ड से भी, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, आप यूपीआई आईडी अपना गूगल पे फ़ोन पे से भी आप इसे पेड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे फ़ोन पे से कर रहे हैं तो आप यूपीआई जो है आप उस पे स्क्रैप्चा भी आ जाएगा, और स्क्रैप्चा नहीं लेना चाहते तो आप अपनी आईडी उसमें फिल कीजिएगा, आईडी फिल से भी आपका जो पेमेंट है वो हो सकता है। यहाँ पे मैंने स्क्रैप्चा निकाल लिया है। एंड क्यूआर कोड के लिए मैं क्या करूँगा भाई, दूसरे से स्कैन कर दूंगा, दूसरे मोबाइल से मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो टाइम मिलता है दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये पेमेंट डन हो जाना चाहिए। अगर आप इसके अंदर पेमेंट डन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आपके लिए पेमेंट नहीं हो पाएगा और दोबारा से आपको फिर से पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो गया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है पेमेंट। एंड पेमेंट करने के बाद में आपके लिए पेमेंट की डिटेल आ जाएंगी एंड आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में आपके लिए यहाँ पे दिखाई देता होगा, देखो एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पे हमारा पेमेंट भी है वो भी आपका सक्सेसफुली हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद में वेरीफाई आप लोग इसे पहले ही कर चुके हैं, एंड पे नाउ का ऑप्शन तब आएगा जब आपने पे नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म देखने के बाद में जैसे हमने पोस्टें जो अपनी फिल की थी, उस पोस्ट को अपने पोस्ट के हिसाब से ही फिल करें। अगर इसमें वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है दोस्तों, तो ये कॉलम आपका बाद में भी खुल जाएगा कि आपके लिए पोस्ट जो है वो चेंज करने का ऑप्शन बाद में भी मिल जाएगा। जैसे करेक्शन की डेट मैंने बताई थी कि आपकी करेक्शन की डेट जो है वो आपकी आने वाली है, तो करेक्शन की डेट आपकी फरवरी में रहेगी, और ये आपकी डेट रहने वाली है 23 के बाद में रहने वाली 6 मार्च तक आपका जो है करेक्शन होगा, और 25 से आपका करेक्शन होना स्टार्ट होगा। तो इस हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो जय